गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन पढ़ने से पहले हमने अवकलन पढ़ लिया है और आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि समाकलन का निकालने के लिए हम अवकलज का प्रयोग किस तरह से करते हैं। हमें किसी फलन fx का अवकलन अगर याद है, यह आता है मुझे सूत्र से gx आता है, तो हम लोग इस gx का एंटी डेरिवेटिव लिखने का तरीका है dx क्रॉस कर दिया सोचिए, और ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा का रिजल्ट कितना आता है fx। फिर उसके आगे ये बताया गया था कि जब हम समाकलन करते हैं किसी फलन का तो केवल fx ही नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है fx के साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म लगाया जाता है। ये आपको बताया गया है। तो ये एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहीं तक चल रही है। सोचिए किसी फलन का अवकलन आपको आता है तो जो अवकलन करके फलन आया है इसका समाकलन करके हमें या उसका एंटी डेरिवेटिव का हमें पूर्व फलन प्राप्त हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें स्टार्टिंग के 5 प्रश्न हल करने हैं। तो आप देखिए मैंने 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, 5 आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न मैंने लिखा है sin 2x। तो आप सोचिए ये इसका मुझे समाकलन या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप पहले ये सोचिए यार किस फलन का अवकलन होता होगा। तो sin 2x किस फलन का अवकलन, sin 2x को छोड़िए, आप सोचिए sin किसका अवकलन होता था। sin किसका अवकलन होता था, cos का। तो हम लोग क्या लिखेंगे dy dx ऑफ cos x नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फलन में x नहीं, क्या लिखा हुआ है 2x, तो cos 2x क्या होता था इसका अवकलन। cos का अवकलन हम करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, फिर चेन रूल से 2x का 2। लेकिन मुझे केवल sin 2x चाहिए, तो इसमें से जो एक टर्म है इसको शिफ्ट करा दीजिए। तो ये -2 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -1/2 dy dx ऑफ cos 2x और ये sin 2x। फिर ये बाहर से कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशियल के अंदर ले जा लीजिए। तो ये -12 जब डिफरेंशियल पढ़ते थे तब अंदर कांस्टेंट टर्म होता था तो बाहर आ जाता। इस समय एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, फंक्शन कंबाइन करवाने इसलिए इस तरह। अब जो एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी हुई है, क्या कहा था, dy dx ऑफ ये fx है, सोचिए इक्वल क्या है gx। तो इस gx का इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास -12 cos 2x। और एक्चुअल में लिखा जाए तो केवल यही होना जरूरी नहीं है, इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। इसलिए हम क्या लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 cos 2x के साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म c। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, केवल डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करना था तब तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कांस्टेंट भी आए, तो हो सकता है आंसर की में केवल ये लिखा जाए -12 cos 2x। ठीक है, तो ऐसे एक और प्रश्न हल करते हैं, cos 3x। अब सोचिए कि cos किसका अवकलन होता था, तो जो सूत्र आपको याद है मुझसे देखिए, cos किसका अवकलन होता था, याद होगा आपको sin का अवकलन होता था। तो dy dx ऑफ क्या लिखिए sin x नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रश्न x का है नहीं, प्रश्न तो किसका है 3x का। sin 3x का अवकलन क्या होगा, sin का अवकलन cos फिर 3x का 3 चेन रूल से। फिर वही मुझे केवल cos 3x चाहिए, तो cos 3x को अपने पास रखिए, 3 को शिफ्ट कर लीजिए, dy dx ऑफ sin 3x। फिर कांस्टेंट टर्म को अंदर शिफ्ट करवा लीजिए, 1/3 sin 3x इक्वल cos 3x। अब जो एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी उसी का यूज करिए। तो cos 3x का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 sin 3x। और फिर रिजल्ट यूज करना चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में, तो cos 3x का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस कांस्टेंट टर्म, ये लिखा जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है e टू दी पावर 2x। e टू दी पावर 2x में भी वही बात है। अब सोचिए e टू दी पावर किसका डिफरेंस अवकलन होता था, e टू दी पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता था। तो dy dx ऑफ e टू दी पावर, लेकिन फिर वही बात, प्रश्न में x नहीं, प्रश्न में क्या है 2x। तो e टू दी पावर 2x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे चेन रूल से तो e टू दी पावर 2x इंटू 2। लेकिन फिर वही आपको केवल e टू दी पावर 2x चाहिए, तो आपने लिखा हाफ dy dx ऑफ e टू दी पावर 2x। फिर कांस्टेंट टर्म को अंदर शिफ्ट करा लीजिए, हाफ e टू दी पावर 2x इक्वल टू e टू दी पावर 2x। फिर एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन dy dx ऑफ ये fx है, ये gx मिला, तो इस gx का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा हाफ e टू दी पावर 2x। ये इंस्पेक्शन से हुआ, लेकिन जनरल डेफिनेशन आप पढ़ चुके होते हैं तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन आप लिखते हैं हाफ e टू दी पावर 2x प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक, लास्ट देखते हैं ax प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब आप देखिए कि ax प्लस b मीन्स उसको हम एक वेरिएबल x अगर मान लें तो x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, x स्क्वायर याद करिए किसके पास आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, कि पावर x की पावर 1 का डेरिवेटिव कुछ कांस्टेंट टर्म 1 आ जाएगा, x टू दी पावर 2 का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या है 3x स्क्वायर आएगा, मैं खाली पावर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो पावर 2 मुझे कब मिलेगी, जब मैं इस फंक्शन की पावर 3 को कैलकुलेट करूंगा। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, d/dx ऑफ ax प्लस b होल पावर 3। तो हमें एंटी डेरिवेटिव का वर्ड यूज करना है, तो हमें देखना है यार ये किस फंक्शन के अवकलज होते होंगे, किस फंक्शन के अवकलज। तो इसका अवकलज करेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स ax प्लस b होल स्क्वायर और फिर इनटू में a आ जाएगा। फिर वही रिजल्ट, मुझे केवल ax प्लस b होल स्क्वायर चाहिए, इसलिए रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/3a d/dx ऑफ ax प्लस b होल क्यूब। फिर डेरिवेटिव को अकेला रखे, 3a को अंदर भेज दिए, तो 1/3a ax प्लस b होल क्यूब इक्वल ax प्लस b होल स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करेंगे तो ax प्लस b होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास जाएगा 1/3a ax प्लस b होल क्यूब आ जाएगा। फिर वही रिजल्ट, आपने कहा नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिखना है, तो ax प्लस b होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3a ax प्लस b होल क्यूब प्लस। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंस्पेक्शन मेथड, मतलब खाली एक करके बताइए कि इन फलनों के एंटी डेरिवेटिव्स क्या होंगे, तो आप यहाँ छोड़िएगा आंसर को, ठीक है। लेकिन कोई नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं उसके साथ। उम्मीद है ये 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने केवल इंस्पेक्शन करके आइडिया लगाया कि इन फलनों के समाकलन या इनके एंटी डेरिवेटिव क्या होंगे। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।